हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज की इस वीडियो में हम 10th साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं इसी वीडियो में, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस पूरे चैप्टर को हम इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे एक शॉट में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, मान लीजिए कंट्रोल, सबसे पहले समझ लीजिए जो आपका ब्रेन है ना, वो आपकी पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम है, ऑर्गन्स है, वो एक साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। वैसे ब्रेन मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का, जहां से मेन कोऑर्डिनेशन का काम होता है, मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, पॉइंट होता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब प्रॉपर तालमेल, तालमेल के साथ सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे हैं। बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल का पहुंचना, ब्रेन से आपकी बॉडी के हर पार्ट तक सिग्नल का पहुंचना, ये है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ा और आपने सडनली अपने हाथ को हटा दिया। क्यों? क्योंकि आपकी हाथ की मसल से सिग्नल आपके ब्रेन तक गया और आपके ब्रेन से वही सिग्नल आपके हाथ की मसल तक गया और आपने अपने हाथ को हटा दिया। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। मान लो कोई लेडी है और वो लेडी मॉल में शॉपिंग कर रही है, उसको कोई ऑब्जेक्ट पसंद आया, उसके ब्रेन ने उसके हाथ की मसल को सिग्नल दिया कि अपने हाथ को उठाओ और इस ऑब्जेक्ट को पिक करो। उसने हाथ उठाया और ऑब्जेक्ट को पिक किया। ये क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं भी बात कर रहा हूं तो अपने दिमाग से ही तो कर रहा हूं, अपने ब्रेन को यूज करके ही तो कर रहा हूं। मेरा ब्रेन ही तो मुझे कंट्रोल कर रहा है कि मुझे क्या कहना और क्या नहीं कहना है। ये क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं अपने हाथों का मूवमेंट कर रहा हूं, इधर से उधर एक्सप्रेशन दे रहा हूं पढ़ाते टाइम। ये क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही तो है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? जब बॉडी के वेरियस पार्ट मिल करके काम करते हैं एक साथ मिल करके, इंक्लूडिंग ब्रेन, तो उसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हम दो सिस्टम डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में ही होता है, प्लांट में नहीं होता है। प्लांट में केवल हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। एनिमल में भी होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेशन एनिमल में होते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक कोऑर्डिनेशन प्लांट में होता है और वो क्या होता है? आपका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम देखेंगे। और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, इन सब के फंक्शंस अच्छे से हम पढ़ेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हम सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बहुत, जितना इंटरेस्टिंग है उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि आज हम ब्रेन को ब्रेन से पढ़ेंगे, दिमाग को दिमाग से पढ़ेंगे, दिमाग को दिमाग से पढ़ेंगे। तो अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करके, अपने दिमाग से अपनी बॉडी को कंट्रोल करके, पेशेंस रख करके आज की वीडियो आपको पूरा देखना है, ताकि आप एक पूरी क्लैरिटी के साथ और एक एक कॉन्सेप्ट आपकी इस चैप्टर के क्लियर हो सके। ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आप सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। उसके बाद आप प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे, उनके क्या क्या फंक्शन है, उनमें किस तरीके का मूवमेंट होता है, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है। ठीक है ना। ये सारे ट्रॉपिज्म हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हम ये 1-1.5 घंटे में पूरे कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि हम इस दिमाग को दिमाग से पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं।
अपनी सबसे पहली और इंटरेस्टिंग स्लाइड के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड और यू कैन से कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है ना, कि जब बॉडी के वेरियस पार्ट्स आपस में मिलकर के वर्क करते हैं एक रेगुलेटेड और कंट्रोल मैनर में, तो उसको कहते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कराने वाले हमारी बॉडी में दो सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम और एक है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ये न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड है, मतलब इसमें न्यूरॉन्स के बारे में आपको पढ़ना है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हार्मोन्स के साथ क्या है, एसोसिएटेड है, मतलब हार्मोन्स के बारे में इसको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल समझिए कि मैंने आपको बताया ना कि मान लो किसी का हाथ इस तरीके से आग पर जा रहा है, तो हीट पर जा रहा है उसका हाथ, तो हीट से जब उसके हाथ के रिसेप्टर ने उस हीट को रिसीव किया तो आपके ब्रेन तक वो क्या गया, वो सिग्नल पहुंचता है। जब वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है तो फिर ब्रेन से आपकी हाथ की मसल तक पहुंचता है कि अपने हाथ को भाई हटाओ नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। आगे और अच्छे से इसको देखेंगे। इसी तरीके से मैंने लेडी का एग्जाम्पल आपको दिया, उसने कोई ऑब्जेक्ट चुना तो उससे पहले उसके ब्रेन ने उसके हाथ की मसल को क्या किया, सिग्नल दिया कि भाई अपने हाथ को उठाओ और इस ऑब्जेक्ट को क्या करो, पिक करो। तो वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को पिक करती है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और हर जगह में आते रहेंगे, ये स्टिमुलस या स्टिमुलाई, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो टॉपिक को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक तरह से टर्मिनोलॉजी है इस पूरे चैप्टर की। ये स्टिमुलस आएगा बार बार। अब स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी चेंज जो आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है और उस चेंज को आपकी बॉडी सेंस कर रही है, तो उसको कहते हैं स्टिमुलस या स्टिमुलाई। क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। अब मान लो वो चेंज कुछ भी हो सकता है भाई। आपके बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है ना, आपकी नोज है, आपका एयर है ना, आपकी टंग है, आपकी स्किन है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो आप अपनी स्किन से ठंडी और गर्मी को सेंस करते हो, तो वो ठंड और गर्म क्या है, स्टिमुलस है। वो हीट क्या है, वो कोल्ड क्या है, वो क्या है, स्टिमुलस है। उसको आपका हाथ, आपकी स्किन क्या कर रही है, सेंस कर रही है। ठीक है, मान लो कहीं से बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, तो उस साउंड को कौन कैप्चर करेंगे, आपके कान कैप्चर करेंगे ना, तो वो साउंड क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने आपको आवाज दिया कि बेटा इधर आओ, तो उनकी आवाज स्टिमुलस है और उनकी आवाज सुनकर के आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया और आप उनके पास गए। ठीक है, ये क्या है, स्टिमुलस है। तो कोई भी चेंज, कोई भी फैक्टर जो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में क्या कर दे, चेंज कर दे, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। और उस चेंज को या उस स्टिमुलस को आपकी बॉडी का जो भी पार्ट एक्सेप्ट या रिसीव कर रहा है उसको रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर आर द सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस। ये कोई सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करती है। ठीक है, जैसे आपका स्किन है, स्किन में जैसे थर्मो रिसेप्टर होते हैं, वो ठंडी और गर्मी को रिसीव करते हैं। फिर आपको एहसास होता है, आपके ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो यही तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, इफेक्टर मतलब जब आपके रिसेप्टर ने उस स्टिमुलस को क्या किया, रिसीव किया, तो आपकी बॉडी का कौन सी मसल इफेक्टेड हुई, वो मसल क्या है, इफेक्टर है। वो ग्लैंड क्या है, इफेक्टर है। वो टिश्यूज क्या है, इफेक्टर है, जो रिस्पॉन्स करते हैं उस स्टिमुलस के प्रति। ठीक है, मान लो आपका हाथ जला, आपके ब्रेन तक सिग्नल गया, आपके ब्रेन ने आपके हाथ की मसल को फिर सिग्नल भेजा कि अपने हाथ को हटाओ, तो आपकी हाथ की मसल क्या हो गई, इफेक्टर हो गई। किसी ने मेरे पे चांटा मारा, तो चांटा मेरे गाल के मसल्स पे लगी, तो मेरी मसल्स क्या हो गई, इफेक्टर हो गई। और मेरी मसल्स मतलब मेरे जो स्किन है, स्किन में रिसेप्टर हो गए। रिसेप्टर मतलब थर्मो रिसेप्टर हो गए, अभी आगे देखेंगे इनको। और रिस्पॉन्स मतलब जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन टुवर्ड्स अ स्टिमुलस बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो भी आप किसी चेंज के प्रति रिएक्ट करते हो ना, उस रिएक्शन को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे आपके पापा ने आपको आवाज दिया, आवाज क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। आपके कानों ने वो आवाज सुनी, वो क्या हो गई, रिसेप्टर हो गई।
ठीक है ना, और आपने उसको क्या किया, रिएक्ट किया, ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो आई होप आप ये टर्म समझ गए होंगे। अब रिसेप्टर के बारे में थोड़ा देखिए, यहां पर रिसेप्टर क्या क्या हो सकते हैं। रिसेप्टर आपकी देखो आईज में, नोज में, टंग में, ईयर में, स्किन में होते हैं। ये सारे क्या है, आपके सेंस ऑर्गन है जिनसे आप चीजों को सेंस करते हो। तो रिसेप्टर आपकी सबसे पहले आता है आपका फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर आपकी आईज में होते हैं और ये लाइट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, प्रकाश को सेंस करते हैं। ये भाई आप कोई भी लाइट या अंधेरे का सेंस आपको कहाँ से होता है, आपकी आईज से ही तो होता है, ठीक है। उसके बाद ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर आपकी नोज में होती है, जो भी स्मेल होती है उसको सेंस करते हैं। कोई चीज, कोई खाना बहुत स्वादिष्ट खाना बन रहा है, उससे सुगंध आ रही है, तो उस सुगंध को आपकी नोज क्या करती है, सेंस करती है। चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, कोई भी स्मेल को सेंस करने का काम आपकी नोज में प्रेजेंट ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर करते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, क्योंकि ये सारे रिसेप्टर पूछे जाते हैं कि नोज में कौन सा रिसेप्टर होता है और उसका क्या काम होता है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, आपकी टंग में होती है, जो टेस्ट को सेंस करते हैं कि कोई चीज खट्टी है, मीठी है, तीखी है, कड़वी है, कैसी है, ठीक है। फीनो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आपकी एयर में होते हैं। ये साउंड को क्या करते हैं, ये साउंड को क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि कोई आवाज को सेंस करते हैं, मतलब कोई आवाज ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, कैसी आ रही है, ठीक है। तो उसको ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे आप सोए हो, ठीक है, सोते टाइम कोई डीजे बजने लग गया और आपकी नींद खुल गई, आपकी नींद खुल गई क्योंकि कानों के रास्ते आप ब्रेन तक गया, ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि भाई आप उठ जाओ, तो आप उठ जाते हो। तो ये भी तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो आपकी एयर में आपका फीनो रिसेप्टर होते हैं, फीनो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स आपकी स्किन में होते हैं, जो हीट को और कोल्ड को, ठंड को और गर्मी को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। और स्किन में एक रिसेप्टर और होता है जिसको कहते हैं नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स कैसे प्रोनाउंस करोगे इसको, नोसिसेप्टर्स। ये स्किन में होते हैं और ये जब हमारी स्किन में, हमारी मसल्स में पेन वगैरह होता है तो उस पेन को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप इस फ्लो डायग्राम को थोड़ा समझिए। मान लो आपको बाहर से कोई स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस मतलब कोई चेंज, वो चेंज क्या है, हीट। आपके हाथ पर वो हीट लगी, वो गर्मी लगी और आपकी हाथ की स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर हैं, उस रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया, उसको सेंस किया और फिर वो सिग्नल कि भाई मेरे हाथ में गर्मी सी हो रही है, कुछ हीट सा सेंस हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है, आपकी ब्रेन तक ले जाती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपकी ब्रेन का ही पार्ट है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन क्या है, इसको मैं आगे बहुत डिटेल से समझाऊंगा आपको, बट अभी आप ये समझ लीजिए सेंसरी न्यूरॉन जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स या आपके रिसेप्टर से सिग्नल को आपकी ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, और मोटर न्यूरॉन उसी सिग्नल को ब्रेन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके इफेक्टर तक पहुंचाता है। समझ रहे हो ना। तो रिसेप्टर ने इस हीट को सेंस किया और इस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन्स ले गए आपकी ब्रेन तक, और ब्रेन से जो मोटर न्यूरॉन है फिर से आपकी हाथ का जो भी पार्ट, मान लो आर्म पे जलन हुई, हीट सेंस हुई, तो उस आर्म तक, उस आर्म की मसल्स तक आपकी वो इंफॉर्मेशन जाती है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। वो क्या है, आपका इफेक्टर है, वो मसल्स। और फिर आपने रिस्पॉन्स क्या दिया, लिफ्टिंग ऑफ हैंड, आपने अपने हाथ को उठा दिया, आपने अपने हाथ को वहां से हटा दिया। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही तो हो रहा है। अल्टीमेटली घुमा फिरा कर बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही चल रहा है भाई। अब कोऑर्डिनेशन यहां पर कितने टाइप के होते हैं, दो तरह का होता है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है, इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में चलती है, और हार्मोनल में जो होता है केमिकल सिग्नल के रूप में यहां पर इंफॉर्मेशन चलती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है, क्योंकि देखो भाई सिग्नल इसमें बहुत फास्ट जाते हैं, बहुत फास्ट जाते हैं। किसी ने आप पर पिन चुभाई तो आपने तुरंत से अपना हाथ उठा दिया, तो पिन चुभाने से लेकर और हाथ उठाने के बीच में कितना सेकंड से भी कम समय लगा होगा। वहां से आपकी ब्रेन तक, ब्रेन से फिर आपके हाथ तक इंफॉर्मेशन गई कि अपने हाथ को हटाओ। तो कितनी तेजी से चलता है ना ये नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, तो टाइम लगता है, इसलिए स्लो होता है। अब हार्मोनल नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये एनिमल में ही होता है केवल, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है आपका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नर्वस सिस्टम। देखो जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है CNS, एक होता है PNS।
CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आपको जो ये बीच का पार्ट दिख रहा है, जो ये सेंट्रल एक्सिस आपको दिख रहा है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो सेंटर में होता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको देखना है। ठीक है, तो ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गई, तो ये दोनों आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये साइड साइड की जो नर्व्स हैं, देखो नर्व्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी ये बाहर से नसें दिखती है ना, ये नर्व्स नहीं है, बोलते ना मैं अपने नर्व काट दूंगा भाई, ये वेन्स है। आपको मैंने लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ाया था, आपको मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेन और आर्टरी, ये जो आपको अपने हाथों पे नसें दिखती है ना, ये वेन्स होती हैं, ये नर्व्स नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये साइड साइड को कहते हैं पेरीफेरी। तो ये पेरीफेरी में जो सिचुएटेड नर्वस सिस्टम है, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें सारी नर्व्स क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये तार का एक नेटवर्क होता है, वायर होते हैं, और इन वायर, जैसे वायर से करंट फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ऐसे ही इन नर्व से इंफॉर्मेशन क्या करती है, फ्लो करती है। इन इंफॉर्मेशन क्या करती है, सर्कुलेट करती है, कम्युनिकेट करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको नर्व्स पढ़नी है। नर्व्स आपकी बच्चों दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है नर्व्स आपकी? दो तरह की होती है। एक होती है क्रेनियल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती है ये एसोसिएटेड विद ब्रेन, ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं डायरेक्टली, वो क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो आपका हेड वाला पोर्शन है ना, सर वाला, उसमें जो नर्व्स है वो क्रेनियल नर्व्स हैं। क्रेनियल मतलब खोपड़ी से मतलब है इसका। तो ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो क्या है, आपकी क्रेनियल नर्व्स। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं ये क्या है, आपकी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया पार्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको नर्व्स पढ़नी है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर आगे डिवाइडेड होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में जितने भी वॉलेंटरी मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। वॉलेंटरी मसल मतलब जो आपके कंट्रोल में है। जैसे आप अपने हाथ को, आपके उसमें है ना कि आप अपने हाथ को उठाओ चाहे नीचे रखो, ये तो आपकी कंट्रोल में है, इसको कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स। आपकी हाथ की मसल्स क्या है, वॉलेंटरी मसल्स हैं। ठीक है ना। आपकी जीभ आप अपने हिसाब से चलाते हो ना उसको, अपने आप तो नहीं चलती रहती है, तो ये क्या है, वॉलेंटरी मसल है। ठीक है, ये वॉलेंटरी मसल है। आप दौड़ते हो तो ये वॉलेंटरी एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अपनी मर्जी से दौड़ते हो, अपनी मर्जी से तेज होते हो, फिर स्लो चलते हो, फिर तेज चलते हो, रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो। ठीक है ना। जो चीज़ें भी आपकी मसल्स अपनी मर्जी से आपके कंट्रोल में जो काम हो रहा है वो है वॉलेंटरी मसल्स। ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब जो ऑटोमेटिक चल रहा है, जैसे आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली चल रही है, आपके कंट्रोल में थोड़ी है वो। आप बोलोगे भाई हार्ट थोड़ी देर के लिए रुक जा, नहीं रुकेगा, अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है, ठीक है। आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मसल्स होती हैं, आपकी जो ईसोफेगस जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो क्या हो रहा है वहाँ पर, ऑटोमेटिक चल रहा है सब चीज़ें। तो कंट्रोल इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शंस, ये इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है, सिंपैथेटिक जब आप किसी स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हो, जैसे सिंपैथेटिक, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्ट्रेस, याद रख लेना। ठीक है ना। जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, या जब किसी के पीछे बहुत खतरनाक कुत्ता पड़ गया या जानवर पड़ गया, तो अराउजेस बॉडी टू एक्सटेंड एनर्जी, इसमें एनर्जी अपने आप आने लगती है बॉडी के अंदर। ठीक है ना। जब आप अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो तो उस समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम्स बॉडी टू कंजर्व एनर्जी। इसमें एनर्जी कंजर्व होती है क्योंकि इसमें आप शांत होकर के बैठे होते हो। जैसे अभी आप शांत होकर के पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, आपका काम कर रहा है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो ऑटोमेटिक चल रही है। डाइजेशन ऑटोमेटिकली चल रहा है, हार्ट बीट ऑटोमेटिकली चल रहा है, आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो ऑटोमेटिकली चल रही है, तो इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शन है। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलेंटरी मसल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो पैरासिम्पैथेटिक
नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गई। इसमें बॉडी रेस्ट करती है आराम से, पैरासिम्पैथेटिक में बॉडी आराम से रेस्ट करती है, ठीक है, आराम से रेस्ट करती है, कहीं नहीं भागती है, आराम से फूड का डाइजेशन हो रहा होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल्स, आपकी आंखें बिल्कुल तनी हुई नहीं होती है, आराम से, जैसे अभी आप अपनी आंखें देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। और इसमें देखिए आंखें बिल्कुल तन जाती है, एकदम खुल जाती है जब आप अर्जेंट सिचुएशन में होते हैं। डायलेट प्यूपिल्स, इसमें क्या होता है, इनहिबिट सलाइवेशन, थूक सूखने लगता है, आपका लार सूखने लगता है, आपका मुंह जीभ में जो लार है, सलाइवा है, वो सूखने लगता है, आपका गला सूखने लगता है जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं। तो उसमें सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती है, काम करती है। फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन कहते हैं इसको। स्टिमुलेट सलाइवा, इसमें सलाइवा क्या करता है, इसमें सलाइवा क्या करता है, इसमें सलाइवा स्टिमुलेट होता है, लार निकलता है, लार निकलता है इसमें, ठीक है, क्या निकलता है, लार निकलता है। तो स्टिमुलेट सलाइवा, सलाइवा इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवेज, ठीक है ना, जो यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है या जो ब्रीदिंग सिस्टम चलता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उसमें आराम से हवा अंदर जाती है, आराम से बाहर जाती है। इसमें आप फटाफट क्या करते हो, हवा को अंदर लेते हो, बाहर छोड़ते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी मसल्स की सेल्स तक पहुंच सके। इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट बीट इसमें बढ़ जाती है, इसमें स्लो हो जाती है हार्ट बीट, ठीक है। स्टिमुलेट स्टमक एक्टिविटी, स्टमक एक्टिविटी जो डाइजेशन वगैरह हो रहा है इसमें आराम से होता है, और इसमें क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, कम हो जाता है, रुक जाता है एक तरह से, ठीक है। तो ये है आपका सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का काम, ठीक है। अब न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन नर्वस टिश्यूज का बना होता है, क्योंकि न्यूरॉन जो है, नर्वस टिश्यू जो होती है वो न्यूरॉन के बने होते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है वो एक सेल होती है, ठीक है ना, जिनके ग्रुप से क्या बनता है, नर्वस टिश्यू बनता है, और नर्वस टिश्यू से क्या होता है, नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। तो जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो नर्वस टिश्यू का बना हुआ है, और नर्वस टिश्यूज जो है वो न्यूरॉन के बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, इसका स्पेशल काम होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होती है, ठीक है ना, स्पेशल काम करती हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं ना, जैसे हार्ट के डॉक्टर को आप कार्डियोलॉजिस्ट बोल देते हो, दांतों वालों को आप डेंटिस्ट बोल देते हो, जिनका एक स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, फंक्शन होता है, ऐसे इसका भी एक स्पेशलाइज्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होती है, ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट से या बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ये सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन, और ये लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होती है आपकी, न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन होती है। अब यहां पर आपको इसका एक डायग्राम समझना है। जो न्यूरॉन है ये पूरे किसका स्ट्रक्चर है, आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन का जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डेंड्राइट, डेंड्राइट बोला जाता है इनको। क्या फंक्शन है इसका भी देखेंगे हम। ये जो बीच का पार्ट है इसको आप कहते हैं न्यूक्लियस, और ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं आप सेल बॉडी, और न्यूरॉन की सेल बॉडी को आप सोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सोमा कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, जिसको न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म होता है। ऑब्वियसली सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस, सेल बॉडी यानी सोमा। इधर जो ये ट्यूब निकल रही है ये है आपका एक्सॉन। क्या है ये, एक्सॉन। तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, क्योंकि इस एक्सॉन के ऊपर एक परत लगी हुई है, एक झिल्ली लगी हुई है, एक लेयर लगी हुई है, मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिसको माइलिन सेट कहते हैं। इसलिए माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसमें सिग्नल बहुत फास्ट जाते हैं। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन नहीं होते हैं, जिनमें माइलिन सेट नहीं होती, उनमें सिग्नल स्लो चलते हैं, ठीक है। और ये सबसे लास्ट वाला है आपका नर्व एंडिंग। क्या है, नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग के भी सबसे लास्ट में इस तरीके से आपको राउंड शेप में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इनको साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। नोब्स हैं, यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, ये क्या है, नोब्स। तो साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है। तो ये है आपके पूरे न्यूरॉन्स के पार्ट। अब ये वर्क कैसे करते हैं, थोड़े इसको समझिए आप। देखिए यहां पर एक चीज समझिए,
कि जो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है ना, उसको साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साइनेप्स कहते हैं। जैसे इस न्यूरॉन के बाद, इस न्यूरॉन के बाद इसके जो नर्व एंडिंग है, यहाँ से फिर ये वाला पार्ट शुरू होगा दूसरे न्यूरॉन का, तो इस तरीके से कनेक्टेड है। तो उन दोनों पार्ट के बीच का, मतलब दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस है, उसको साइनेप्स कहते हैं। अब आपकी, मान लो आपकी स्किन है और आपकी स्किन ने हीट को, गर्मी को क्या किया? सेंस किया, आपकी स्किन के थर्मो रिसेप्टर ने। अब वहां से सिग्नल जाता है आपकी मसल्स के थ्रू, कहां? आपके सेंसरी न्यूरॉन में। आपके सेंसरी न्यूरॉन उसको कहां लाते हैं? आपके न्यूरॉन तक लाते हैं, जो कि आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मतलब आपकी ब्रेन तक लाते हैं। अब ब्रेन में भी कौन से पार्ट में लाते हैं? न्यूरॉन तक लाते हैं। अब वो जो सिग्नल जा रहा होता है वो केमिकल की फॉर्म में जा रहा होता है, लेकिन वो सिग्नल अब सबसे पहले कहां पहुंचता है? डेंड्राइट के पास पहुंचता है। और जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करता है, ये केमिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। डेंड्राइट, तो डेंड्राइट वो पार्ट है जहां से इंफॉर्मेशन या सिग्नल न्यूरॉन के अंदर आता है। ठीक है, अब ये इसके बाद कहां जाता है? सेल बॉडी में जाता है। कौन सी फॉर्म में है ये? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। सेल बॉडी से ये सिग्नल कहां जाता है? आपके एक्सॉन के पास जाता है। एक्सॉन के पास इस तरीके से जाते हुए ये नर्व एंडिंग में जाता है, और नर्व एंडिंग के सबसे लास्ट वाले जो एंड है, जिनको मैंने कहा साइनेप्टिक नोब्स, उन साइनेप्टिक नोब्स में थोड़ा रुकता है, पॉज लेता है, क्योंकि आगे क्या होता है? साइनेप्स होता है, गैप होता है, आगे दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट शुरू होने जा रहा है। तो जब ये इस गैप में एंटर करता है, इस साइनेप्स में एंटर करता है, तो ये फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म से केमिकल फॉर्म में आ जाता है, केमिकल सिग्नल बन जाता है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल अलाउ नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो आगे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाता है, तो ये फिर किस में चेंज हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो आपने देखा, जब आपकी बॉडी से सिग्नल जा रहा है तो केमिकल सिग्नल है, और जब वो न्यूरॉन के अंदर एंटर कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आप आगे देखिए, ये देखिए, थोड़ा मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम से समझाया है आपको। स्टिमुलस क्या है? बाहर होने वाला कोई भी चेंज। ठीक है, अब मान लो आपके रिसेप्टर ने उस स्टिमुलस को क्या किया? रिसीव किया। मान लो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, हीट हो सकता है, हीट को ही मैं बार बार ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है। तो यहाँ पर हीट को आपने आपके स्किन के थर्मो रिसेप्टर ने क्या किया? सेंस किया। तो वो किस फॉर्म में है अभी? केमिकल इंपल्स यानी केमिकल सिग्नल की फॉर्म में। फिर वो रिसेप्टर से किसके पास जाता है? डेंड्राइट के पास जाता है। डेंड्राइट के अंदर जब वो एंटर करता है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, सेल बॉडी में जाता है। सेल बॉडी से वो नर्व एंड में जाता है। नर्व एंडिंग में फिर वो क्या होता है? वहां पर केमिकल इंपल्स की फॉर्म में क्या हो जाता है? जैसे थोड़ा आगे जाता है, गैप में जाता है, तो केमिकल इंपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वहां से जब वो एनदर्स न्यूरॉन्स के डेंड्राइट में एंटर करता है ना, तो वो फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में चलने लगता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में चलने लगता है। अब यहां पर एक नोट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नर्व इंपल्स क्या होती हैं भाई? नर्व इंपल्स आर वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की जो वेव्स चल रही है ना, उन वेव्स को कहा जाता है नर्व इंपल्स। तो इंपल्स वर्ड से आपको घबराना नहीं है, ये वेव्स की फॉर्म में चलते हैं, इन्हीं को इंपल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर डेंड्राइट का क्या काम बताया मैंने? इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, इंपल्स को रिसीव करता है। किससे? अनदर न्यूरॉन से। न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से फिर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास सिग्नल जाएगा ना, तो डेंड्राइट वही काम तो कर रहा है, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से उसको क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। फिर उसकी सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन में, फिर नर्व एंडिंग में, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में। इस तरीके से चलता रहता है। सेल बॉडी का क्या काम है? द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इट ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सेल बॉडी में मैंने क्या बोला था? जब सिग्नल आता है ना डेंड्राइट से सेल बॉडी में, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का पहला पार्ट क्या है? ये मैंने आपको बताया, डेंड्राइट।
अब ये देखिए एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। सेल बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला पार्ट है वो क्या है? आपका एक्सॉन है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। सेल बॉडी के डेंड्राइट से और दूसरे न्यूरॉन तक ये इंफॉर्मेशन को इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करता है? पहुंचाता है, ट्रांसमिट करता है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स देखो 3 तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला न्यूरॉन है वो है आपका इंटर न्यूरॉन, जिसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम है सेंसरी न्यूरॉन का, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर से रिसेप्टर इफेक्टर तक, मसल्स या ग्लैंड तक, वो इफेक्टर या तो मसल हो सकती है या कोई ग्लैंड हो सकती है बॉडी की, वहां तक इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाती है? मोटर न्यूरॉन्स। तो दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अ मसल और ग्लैंड। और इंटर न्यूरॉन्स, जिसको रिले या एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है? रिसेप्टर से और आपके सीएनएस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, और मोटर न्यूरॉन आपकी सीएनएस से इफेक्टर तक सिग्नल को भेज रहा है। और इंटर न्यूरॉन्स, जिसको रिले या एसोसिएटेड न्यूरॉन कहते हैं, दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, दूसरा न्यूरॉन का नर्व एंडिंग तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा है, फिर उस न्यूरॉन का नर्व एंडिंग चौथे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, वो पांचवें न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से न्यूरॉन से न्यूरॉन, न्यूरॉन से न्यूरॉन, न्यूरॉन से न्यूरॉन। लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लास्ट वाला न्यूरॉन किससे जुड़ा होगा भाई? लास्ट वाला जो न्यूरॉन है वो किसी मोटर न्यूरॉन से जुड़ा होगा। तो उस मोटर न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब जैसा आपने रेलवे जंक्शन सुना होगा ना, जहां से रेल के ट्रैक आपस में जुड़ते हैं अलग अलग लाइंस के, उसको जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन क्या है? द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको NMJ कहते हैं, इज अ साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ अ मोटर नर्व एंड अ मसल। वो जो मोटर न्यूरॉन है, उस मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच का जो स्पेस है, कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? उस कनेक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है, 2 मार्क्स में। तो ये बीच का जो जंक्शन आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां से शुरू होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम खत्म। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आपको पढ़ना है। ब्रेन आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी सारी बॉडी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मेन कोऑर्डिनेशन का काम जो हो रहा है वो ब्रेन से ही हो रहा है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, मिड ब्रेन जो होता है ये सबसे छोटा पार्ट होता है, और हाइंड ब्रेन जो होता है ये छोटा भी नहीं होता है, बड़ा भी नहीं होता है, बीच वाला होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, यहां पर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है और एक राइट हेमिस्फीयर होता है। ठीक है ना, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को जो जोड़ने वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम इसको कहा जाता है, कार्पस कैलोसम। ये वर्ड आपको याद रखना है, दोनों ब्रेन को जोड़ता है, जो लेफ्ट ब्रेन को भी और राइट ब्रेन को भी। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, नोट्स, लाइंस सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर आपको देखिए जो ब्रेन का मैंने कहा सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, वो क्या है आपका? फोर ब्रेन है। क्या है? फोर ब्रेन है। उसके बाद ये बीच में देख रहे हैं आप मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे ये है आपका हाइंड ब्रेन। क्या है ये? आपका हाइंड ब्रेन है। ठीक है,
इस पे हम अभी आएंगे, इससे पहले समझ लीजिए फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस के ही ठीक नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो ये है आपका थैलेमस, ठीक है। ये है आपका सेरिब्रम। क्या है ये? सेरिब्रम, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए आपके फोर ब्रेन के, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या होता है? फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ये। तो उसके बाद थैलेमस, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, नीचे। ये थैलेमस के नीचे होता है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को एक वर्ड में कहते हैं डाइएनसेफलॉन। क्या कहते हैं? डाइएनसेफलॉन। तो जब डाइएनसेफलॉन वर्ड यूज हो रहा है तो आपको याद रखना है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते हैं इसके फर्दर, इसको हम पढ़ेंगे अभी। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं आपके, पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लिंगेटा हो गया, और आपका क्या हो गया? सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम में आपको अंतर समझना है। फोर ब्रेन का पार्ट है आपका सेरिब्रम और हाइंड ब्रेन का पार्ट है आपका सेरिबेलम। तो ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लिंगेटा हो गया और सेरिबेलम हो गया, सेरिबेलम, ठीक है। ये इस तरीके से ये पोन्स हो गया, ठीक। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर फोर ब्रेन समझ आ गया, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिबेलम, ये 3 पार्ट हो गए। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के क्या बोलते हैं? डाइएनसेफलॉन। अब यहां पर आपको जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है वो है आपका फोर ब्रेन, ग्रीन कलर के पार्ट में मिड ब्रेन, पिंक कलर में आपको दिख रहा है हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन आप देख रहे हो सबसे बड़ा पार्ट है आपके ब्रेन का, जो जिसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यानी डाइएनसेफलॉन। ये आपका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जिसके 3 पार्ट होते हैं आपके, पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लिंगेटा हो गया और सेरिबेलम हो गया, ठीक है। अब फोर ब्रेन क्या करता है? फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है आपका सेरिब्रम। ये आपकी बॉडी में जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कंट्रोल करते हैं। चाहे आप थिंकिंग कर रहे हो, कोई चीज आपकी मेमोरी में सेव है, आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, आपके अंदर जितने भी इमोशंस है, सुख है, दुख है, दर्द है, कुछ भी है, जो भी आप फील करते हो, स्पीच आप सोच समझ के बोलते हैं ना, जरा अपने दिमाग से बात करो, सोच समझ के बात करो, मतलब अपने फोर ब्रेन का यूज करो। तो फोर ब्रेन आपके बोलने में भी क्या करता है? हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करता है कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो सब फोर ब्रेन से कंट्रोल होता है। रीजनिंग के क्वेश्चन जिस समय आप कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई पजल सॉल्व कर रहे होते हैं, उस समय आपका फोर ब्रेन क्या होता है? एक्टिव होता है। जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, कोई इमोशनल स्टोरी सुन रहे हो तो आप इमोशनल हो जाते हो, तो आपका फोर ब्रेन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। जब आप कोई गहरी चीज़ सोचते रहते हो, थिंकिंग करते रहते हो, तो आपका फोर ब्रेन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ये सारी चीज़ें इनको क्या करता है? मतलब कंट्रोल करता है आपकी सारी मेंटल एक्टिविटीज को। इंटरप्रेट सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स टू पेन, कोल्ड, हीट एंड प्रेशर। जब आप प्रेशर में आते हो, ठंडी गर्मी का जो एहसास है, दर्द वगैरह हो रहा है, तो इनको रिस्पॉन्स कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है आपका कौन? फोर ब्रेन, ठीक है। थैलेमस क्या है? इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है आपकी ब्रेन का। और आपका डाइएनसेफलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस का नीचे होता है, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, हंगर, थ्रस्ट, स्लीपिंग साइकिल हो गई, टेम्परेचर कंट्रोल करता है ये आपकी बॉडी का, और हार्मोनल सिक्रीशन, रिलीजिंग हार्मोन्स भी निकालता है ये। हम एंडोक्राइन सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा हार्मोन्स वाले में, इसी वीडियो में, कि ये रिलीजिंग हार्मोन्स को भी क्या करता है? सिक्रीट करता है। वहां पर आप यहाँ पर आप इसको क्या पढ़ रहे हो? ब्रेन के एक ऑर्गन की तरह पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार्मोनल सिक्रीशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। आपको भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से सिग्नल को क्या करता है? पास करता है। भाई बॉडी से सिग्नल गया, आपकी किसकी ब्रेन के पास? आपके ब्रेन के पास, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आपका सिग्नल गया, हाइंड ब्रेन के पास गया, फिर हाइंड ब्रेन के ऊपर मिड ब्रेन के पास गया,
तो मिड ब्रेन ने हाइंड ब्रेन से सिग्नल लिया और किसके पास भेज दिया, फोर ब्रेन के पास। फोर ब्रेन में प्रोसेस होके फिर उसको मिड ब्रेन के पास भेजता है, मिड ब्रेन उसको हाइंड ब्रेन के पास भेजता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिग्नल का ट्रांसमिशन ही तो चल रहा है, ट्रांसमिट हो रहे हैं ये सिग्नल्स। तो ये बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, जैसे ब्रिज से गाड़ियां आर पार होती है ना, ऐसे इससे सिग्नल क्या हो रहे हैं, यहां से आर पार हो रहे हैं। इट इज मेनली कंसर्न विद सेंस ऑफ साइट एंड हेयरिंग। ठीक है, आप जो सुनते हो देखते हो उसको भी ये कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की बात करते तो आपकी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे हैं उनको हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक चल रही है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में बताया मैंने। ठीक है, आपका लीवर का फंक्शन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेशन वगैरह चल रहा है, अंदर जो रेस्पिरेशन चल रहा है खुद चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। तो इनको हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शन है। इसका पहला पार्ट है आपका पोन्स, कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट स्लीप साइकिल। ब्रीदिंग रेट को ये कंट्रोल करता है, स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या रेगुलेट करता है, आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कफिंग खांसी होना, स्नीजिंग जुकाम वगैरह होना, आपके जो सलाइवेशन लार अपने आप आ रहा है, वोमिटिंग आ रही है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का रेट, ये जितनी भी चीजें हैं उसको मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। सेरिबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेट द मूवमेंट बैलेंस ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। कैसे याद रखोगे, सेरिबेलम, बेलम से याद रखो बैलेंस। तो ये आपकी बॉडी में बैलेंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आप साइकिलिंग करते हो तो साइकिल चलाते टाइम बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है। बॉडी अगर बैलेंस्ड है तो साइकिल अपने आप बैलेंस हो जाएगी, बॉडी बैलेंस है तो बाइक अपने आप बैलेंस हो जाएगी, स्कूटी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना, तो सेरिबेलम ये बैलेंस का काम कर रहा है, आपकी बॉडी का पोस्चर बैलेंस कर रहा है। आपका सोने का पोस्चर कैसा है, उठने का पोस्चर, खड़े होने का पोस्चर, कैसे आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहे, इसको कंट्रोल कर रहा है सेरिबेलम। ठीक है, अगला है आपका हाउ आर नर्वस ऑर्गन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड। ये दोनों कैसे प्रोटेक्टेड हैं, इनको कौन सुरक्षित कर रहा है, इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि नहीं है। तो हाउ आर नर्वस ऑर्गन्स, नर्वस ऑर्गन्स मतलब जिनसे नर्वस सिस्टम बना हुआ है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो प्रोटेक्टेड। कैसे प्रोटेक्टेड है, अच्छा देखो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में ना बच्चों को एक क्या होती है, डाउट होता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है भाई, रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड बना दिया, नहीं, बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, उस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। जैसे पेन के अंदर रिफिल होता है ना, तो ऐसे बैकबोन या रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, तो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे प्रोटेक्टेड है भाई, ये देखिए, ये है आपकी खोपड़ी और ये नीचे जुड़ी हुई है इससे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के अंदर। तो ये जो खोपड़ी है ये दो चीजों से बनी हुई है, फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स मतलब आपकी ऊपर हेड की जो बोन्स है, सर की जो बोन्स है, उनको क्रेनियल बोन्स कहते हैं। ठीक है, और फेशियल बोन्स आपकी फेस की जो बोन्स है, कम से कम 14 बोन से बनी होती है ये। ठीक है, और जो स्कल है ये आपकी कम से कम 8 बोन से बनी हुई है ये। ठीक है ना, कितनी बोन्स, जैसे एथमोइड हो गया, ठीक है ना, पैराइटल हो गया, ठीक, फ्रंटल बोन हो गई, ये सारी खोपड़ी की बोन्स हैं। तो क्रेनियल बोन्स कहते हैं इनको, और इस वाले पार्ट को क्रेनियम बोलते हैं। इसी के अंदर आपका ब्रेन है। तो ब्रेन बॉक्स मतलब जिसके अंदर ब्रेन है, उस ब्रेन बॉक्स को क्रेनियम कहते हैं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के अंदर सुरक्षित है, बैकबोन के अंदर है, ऐसे ही ब्रेन क्रेनियम के अंदर है, ब्रेन बॉक्स के अंदर है। किसके अंदर है, ब्रेन बॉक्स के अंदर है। अब आपका जो क्रेनियम है और आपका जो ब्रेन है, मतलब जो आपका क्रेनियम है और आपका जो ब्रेन है, उसके बीच में 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को कहते हैं मेनिंजेस। ये ब्रेन को आघात पहुंचने से बचाती है, जैसे कभी चोट वगैरह लग जाती है तो इस मेनिंजेस की वजह से ये बच जाता है। ठीक है, तो ब्रेन और क्रेनियम के बीच में 3 लेयर्स को मेनिंजेस कहते हैं। इनके नाम है ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर। TAP आप याद रख लो, ऊपर वाला T, बीच वाला A, सबसे लास्ट वाला P। ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पिया मैटर। ठीक है, इन मेनिंजेस के नाम हैं। मेनिंजेस 3 लेयर्स। इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको CSF फ्लूइड कहते हैं, कैरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, कैरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड,
ये फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है इन तीनों मेनिंजेस के बीच बीच में। तो समझ आ गया आपको, ब्रेन किसके अंदर है, क्रेनियम के अंदर है, ब्रेन बॉक्स के अंदर है, और क्रेनियम और ब्रेन के बीच में 3 लेयर है जिनको मेनिंजेस कहते हैं। इनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको कैरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये ब्रेन है और ये बाहर का जो बॉक्स है जिसके अंदर ये रहता है इसको कहते हैं आप क्रेनियम। क्रेनियम, तो इस ब्रेन और क्रेनियम के बीच में ये 3 लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स को ही हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं, और इनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको CSF कैरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन कैसे हो रहा है भाई, द ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। ब्रेन किसके अंदर प्लेस्ड है, एक बोनी बॉक्स के अंदर प्लेस्ड है जिसको क्रेनियम कहते हैं, जो स्कल का पार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है ब्रेन इज wrapped इन दीज सेपरेट मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स, मेनिंजेस के अंदर ये क्या रहता है, रैप्ड रहता है इस मेनिंजेस के अंदर। तो जिन इन 3 सेपरेटेड मेम्ब्रेन्स के अंदर ये रैप्ड है, इनको मेनिंजेस कहते हैं, और इनके बीच में फ्लूइड को CSF फ्लूइड कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को इंजरी जब हो जाती है या कोई शॉक लग जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये मेनिंजेस के अंदर जो फिल्ड फ्लूइड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। ठीक है, बैकबोन के अंदर होती है, ये मैंने बता दिया आपको पहले। ये भी रैप्ड रहती है स्पाइनल मेनिंजेस के अंदर, जैसे वहां पर ब्रेन मेनिंजेस हैं उसके अंदर, क्रेनियम मेनिंजेस के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है। ये किसके अंदर रैप्ड रहती है, स्पाइनल मेनिंजेस के अंदर रैप्ड रहती है। उसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, उसको भी कैरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये वर्टिबल कॉलम या बैकबोन के अंदर क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिबल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं या बैकबोन कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है इसके लिए। ठीक है, इसके अंदर होता है। उसके बाद 3 तरह के एक्शन होते हैं आपकी बॉडी में, एक होता है वॉलेंट्री एक्शन, एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन, दीज एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ऑन विल। ये हमारी इच्छा से कंट्रोल होती हैं, दूसरे की इच्छा से कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे डांस करोगे आप अपनी इच्छा से तो करोगे कि ऐसे अपने आप नाचने लग जाएगी आपकी बॉडी, नहीं। तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। आप पढ़ते हो, आप लिखते हो, अपनी इच्छा से करते हो। इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और ब्रेन भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस की बात करें तो ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती है, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर ऑन विल। जैसे इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये याद रखना, जैसे पंपिंग ऑफ ब्लड को पंप कर रहा है आपका हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन ही तो हो रहा है, क्योंकि उसमें इनवॉलेंट्री मसल्स लगी हुई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस में जब खाना जाता है तो वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन ही तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ब्रेन तो होता है। ये ब्रेन तो सोचता ही हमारा हार्ट कैसे धड़क रहा है भाई, लेकिन हार्ट तो अपने आप ही धड़क रहा है, हमारी इच्छा से थोड़ी धड़क रहा है। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो मान लो किसी ने आप पर सुई चुभाई और आपने तुरंत से अपना हाथ हटा दिया, तो तुरंत से आपका हाथ हटना ये रिफ्लेक्स एक्शन है। दीज एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ऑन विल, हमारी विल से कंट्रोल होती हैं। थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि उस समय आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता है। अर्जेंट मतलब सडनली आपके सामने कुछ हुआ और आप चौंक गए, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, इसमें स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टच एन हॉट ऑब्जेक्ट, जब आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूता है तो तुरंत वो उसको हटा देता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रेन का दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि ब्रेन तक वो सिग्नल जाए, स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस वो सिग्नल वहां आ जाता है और आप अपने हाथ को हटा देते हो। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक रैपिड और अनकॉन्शियस एक्शन होता है, इमीडिएट होने वाला एक्शन होता है, ऑटोमेटिक होता है, और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है इसमें टू स्टिमुलस के प्रति। ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, कंट्रोल होता है। हमेशा याद रखना, जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, एज इट इज अ फास्ट एक्शन इट एनेबल्स द एनिमल्स टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली
टू द हार्मफुल स्टिमुलाई सो दैट नो हार्म इज काउज टू इट। मान लो आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे पड़ा, आपने उस हाथ को हटा दिया, अगली बार से आप सोच समझ के करोगे कि कहीं मेरा हाथ न जल जाए, सेफ्टी के साथ आप काम करोगे। तो ये इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, विदड्रॉल ऑफ हैंड सडनली फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट से, गर्म चीज से तुरंत हाथ का हटना। कफिंग, स्नीजिंग, स्नीजिंग तुरंत ही तो आती है आपको, सडनली आती है ना, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, कोई मतलब बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस साउंड आपके कानों में आया और आपने अपनी आंखों को बंद कर दिया, या किसी ने फ्लैश आपकी आंखों में चमका और आपने अपनी आंखें बंद कर दी, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। या आपकी आंखों के अंदर कोई धूल के कारण कोई डस्ट पार्टिकल गया और आपकी आंखें अपने आप बंद हो गई, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। शिवरिंग व्हेन इट इज टू कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आपकी बॉडी शिवरिंग करने लगती है, कपकपाने लगती है, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन की होने की जो सिग्नल हैं, इंपल्स हैं, वेव्स हैं, वो जिस रास्ते से होकर के गुजरती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए नर्व इंपल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। समझ आया, जहां से वो इंपल्स ट्रेवल कर रही है। अभी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहां पर देखिए क्या समझाया गया रिफ्लेक्स आर्क को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टार लगा लीजिए इस पे। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, आपके हाथ ने उसको टच किया। अब आपके हाथ की स्किन में कौन से रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर ने आपके हाथ की जलने की इंफॉर्मेशन को क्या किया, रिसीव किया। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन, वो इंपल्स आपकी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पाइनल कॉर्ड तक गया। मैंने कहा स्पाइनल कॉर्ड से ही आपका कंट्रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और आपके सीएनएस का जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पर जो रिले न्यूरॉन कनेक्टेड है, उस रिले न्यूरॉन के थ्रू वो मोटर न्यूरॉन के पास जाता है और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर के पास जाता है और आप अपने हाथ को उठा देते हो, हटा देते हो ताकि वो जले ना। इफेक्टर क्या है, हाथ की जो मसल्स हैं वो इफेक्टर ही तो हैं जो इफेक्टेड हुई उस जलने से, उस हीट से। तो ये क्या है, आपका रिफ्लेक्स आर्क है। लेकिन यहां पर मैसेज टू ब्रेन, आपने तो बोला ब्रेन तो है ही नहीं सर इसमें इन्वॉल्व, तो देखो वो क्या होता है, मैसेज चला जाता है ब्रेन के पास। जब भाई आपके साथ कोई इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं वो घटना आपकी ब्रेन में फीड हो जाती है। फ्यूचर में फिर आप ध्यान से वो काम करते हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी आपकी ब्रेन में बन जाती है कि ऐसा मेरे साथ हुआ था कि भाई मैंने वहां पर एक चीज छुई थी और मेरा हाथ जल गया था, दोबारा तो मैं ध्यान से काम करूंगा। ठीक है, तो ब्रेन में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। अब यहां से आपका पहला सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सिस्टम है इसका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का एक नेटवर्क है आपकी बॉडी में जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जो हार्मोन के साथ एसोसिएटेड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ग्लैंड क्या होती हैं, आपकी जो ग्लैंड है, ठीक है ना, आपकी जो ग्लैंड्स हैं उनसे एक केमिकल सिक्रीट होता है, उस केमिकल को कहते हैं हार्मोन। और वो हार्मोन आपकी बॉडी में होने वाले अलग अलग तरह के फंक्शंस को कराने में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। हार्मोन्स आया आपकी ग्लैंड से और आपकी ग्लैंड से जैसे वो हार्मोन आपकी ब्लड में गया, ब्लड से आपकी टिश्यू सेल्स तक जाता है, वहां इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और फिर उस फंक्शन को, उस पर्टिकुलर फंक्शन को कराता है। तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर्स मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की तरह ये काम करते हैं बॉडी के अंदर। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, ज्यादा नहीं होते। ज्यादा भी हो गए तो वो भी दिक्कत है, कम हुए तो वो भी दिक्कत है। ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस्ड फॉर्म में इनका सिक्रीशन जरूरी है बॉडी के लिए। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस। ओवरी जो फीमेल का पार्ट है, टेस्टिस जो मेल का पार्ट है। एड्रिनल ग्लैंड जो आपकी किडनी के ऊपर होती है। पैनक्रियाज मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, वहां पर हालांकि इसने डाइजेशन में हेल्प करी थी, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ोगे ये हार्मोनल सिक्रीशन में कैसे हेल्प करता है। थाइमस जो आपकी चेस्ट के बीच में,
चेस्ट में होता है, लंग्स के बीच में। थायराइड ग्लैंड आपकी गले में होती है। पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपकी ब्रेन में होती है। इनको हम अभी एक एक करके देखने जा रहे हैं। हाइपोथैलेमस आपकी ब्रेन का एक छोटा सा रीजन होता है। ये क्या करता है भाई, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ये बॉडी टेम्परेचर में हेल्प करता है, आपको भूख लगना, प्यास लगना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, स्लीपिंग साइकिल जो आपकी चलती है उसको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। ये हाइपोथैलेमस कमांड देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुझे कितनी मात्रा में हार्मोन को सिक्रीट करना है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सभी ग्लैंड की मास्टर है ये, सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल यही कर रही हैं कि तुझे कितना हार्मोन्स निकालना है और कितना नहीं। ठीक है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस। वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं और बोलते हैं तुझे इस तरीके से इतनी मात्रा में आगे हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज करने हैं। ठीक है ना, ये है आपका हाइपोथैलेमस का काम। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो मैंने कहा ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है आपकी बॉडी की। ये बिलो हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऊपर होती है आपकी पीनियल ग्लैंड जो सबसे छोटी होती है, जिसको थर्ड आई भी कहते हैं। तो पीनियल ग्लैंड को कहते हैं थर्ड आई, पिट्यूटरी को नहीं। पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड है आपकी बॉडी की। तो सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है, GH इसको कहा जाता है। और ये आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, पिट्यूटरी हार्मोन्स के द्वारा निकलने वाला, सिक्रीट होने वाला ग्रोथ हार्मोन। इसी से तो आपकी लंबाई बढ़ती है, आपकी चौड़ाई बढ़ती है, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। किससे, ग्रोथ हार्मोन से। मान लो किसी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट हुआ तो वो बौना रह जाता है। कोई बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैंने बोला ना कि भाई अगर कोई हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो वो भी दिक्कत है, कम हो रहा है तो वो भी दिक्कत है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जब आपकी बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर सेक्शन, हाइपर सिक्रीशन। क्या कहते हैं, हाइपर सिक्रीशन। और इस कंडीशन को कहते हैं जियांटिज्म। बहुत विशाल हो जाता है इसमें शरीर, जैसे खली का शरीर देखा होगा आपने। कमेंट में आप लिखिए कि इस दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बौना आदमी कौन है, कमेंट करिए अभी अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो। ठीक है, तो जियांटिज्म, इस कंडीशन को कहते हैं जियांटिज्म, हाइपर सिक्रीशन। हाइपर मतलब होता है ज्यादा। जब ग्रोथ हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा आपकी बॉडी में सिक्रीट हो जाता है तो उसमें आदमी बहुत लंबा हो जाता है, विशाल हो जाता है, उसको जियांटिज्म कहते हैं, हाइपर सिक्रीशन कहते हैं। और GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी में बहुत ही कम सिक्रीट हो रहा है तो उसको ड्वार्फिज्म कहते हैं, हाइपो सिक्रीशन कहते हैं। हाइपो मतलब कम, लो, ड्वार्फ हो जाती है इसमें बॉडी, बौनी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे देखे होंगे आपने ऐसे। ठीक है, अब पीनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें, पीनियल ग्लैंड पी साइज के आकार की होती है। ये क्या सिक्रीट करती है, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, तो इनहिबिट प्यूबर्टी बाय इनहिबिटिंग गोनाड्स। ठीक है, ये सेक्स मैच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को जल्दी नहीं आने देती, एक टाइम के बाद ही आती है वो। ठीक है ना, तो उसमें ये हेल्प करती है। इसको आपको 10th में इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, बस आप ये समझ लीजिए कि आपके ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस के ऊपर होती है, पी साइज की होती है, बहुत छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और एबव हाइपोथैलेमस होती है। मेलेटोनिन नाम का हार्मोन क्या करती है, सिक्रीट करती है, जो प्यूबर्टी को इनहिबिट करती है बाय इनहिबिटिंग गोनाड्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, इन फ्रंट ऑफ नेक, गले में होती है ये। ठीक है, अब जो थायराइड होती है, ये देखिए, ये है थायराइड। ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको कहते हैं थायरोक्सिन। क्या कहते हैं, थायरोक्सिन। T3 हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ये क्या कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन्स के फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग आयोडीन इज रिक्वायर्ड। थायराइड ग्लैंड एक प्रॉपर फंक्शन करे उसके लिए आयोडीन क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, विदाउट आयोडीन थायराइड ग्लैंड कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। थायराइड ग्लैंड बिना आयोडीन के अच्छे से वर्क नहीं करेगी, अच्छे से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं देगी। इसीलिए जिस नमक के पैकेट पे लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, उसी नमक को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है जो आपकी थायराइड के लिए सही होता है। ठीक है, थायराइड पे ही आप देखिए ये 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4, इनको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं इनको,
पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती हैं, ये पैराथार्मोन सिक्रीट करती है, पैराथार्मोन सिक्रीट करती है। और ये आपके ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल है ना, उसको कंट्रोल करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल कंट्रोल करती है कौन, पैराथार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं। क्लियर है इतना। कभी कभी क्या हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है, इस तरीके से गला सूज जाता है, उसको कहते हैं आयोडीन की कमी हो जाना। और आयोडीन की कमी से, डेफिशिएंसी से एक डिजीज हो जाती है, उसको कहते हैं गोइटर। इसमें थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, लार्ज साइज की हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। ठीक है। अब थाइमस ग्लैंड, ये थाइनस नहीं थाइमस है जी, थाइमस है ये। ठीक है। ये थाइमस क्या होती है, इन द चेस्ट बिटवीन द लंग्स, इन द चेस्ट बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में होती है, चेस्ट में होती है, थोरेसिक में होती है। ये क्या करती है, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में बनती हैं, सोल्जर सेल्स, जो कि हमको इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनके मैच्योरेशन में ये क्या करती है, हेल्प करती है, उनको मैच्योरेट बनाती है। ठीक है ना, मैच्योरिटी लाती है उनके अंदर। इनको टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, विच आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट भी करती है, हमको पैथोजन से और हमको बैक्टीरिया और वायरस से क्या करती है, बचाती है, बीमारियों से बचाती है। कौन, ये जो इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें कौन हेल्प कर रहा है, एक तरह से थाइमस ग्लैंड हेल्प कर रही है। ठीक है। तो ये है आपकी थाइमस ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद है पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, हाइड्रोक्राइन और ड्यूअल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि दो काम कर रहा है, मिक्स वर्क कर रहा है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ये एंजाइम सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये हार्मोन सिक्रीट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो पैनक्रियाज हो, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो लाइपेज और ट्रिप्सिन नाम के हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है और फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, पसीना निकलना, टीयर ग्लैंड होता है, आंसू निकलना, सलेवरी ग्लैंड्स होता है, आपके जो मुंह में लार निकलता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, और पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, मतलब एंजाइम और हार्मोन्स दोनों सिक्रीट करता है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड, ड्यूअल ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें दो तरह की सेल होती है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। इन दो सेल्स का ये बना होता है। अल्फा सेल्स जो होती है ग्लूकागोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है, बीटा सेल्स जो होती है इंसुलिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करता है। ग्लूकागोन क्या करता है, ये आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, ब्लड शुगर का लेवल है, उसको डिक्रीज करता है। इसलिए बोलते हैं अगर इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन हार्मोन की कमी जब आपकी बॉडी में हो जाती है, तो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि भाई ग्लूकागोन तो उस लेवल को बढ़ा ही रहा है, अब इंसुलिन नहीं है जो उसको डिक्रीज करता है, तो वो और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, आपको डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो डायबिटीज किसकी डेफिशिएंसी से होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है, जो बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है आपका इंसुलिन हार्मोन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो कि डिक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड ये आपकी किडनी के ऊपर होती हैं, दोनों किडनीज के ऊपर होती है। ये एक हार्मोन, वैसे तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, लेकिन यहां पर आपको पढ़ना है एड्रीनेलिन हार्मोन। जब भी आपकी बॉडी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होती है या पैनिक सिचुएशन में होती है, तो वहां पर ये उसको कंट्रोल करने का काम करती है। कौन, आपकी एड्रीनेलिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है। गोनाड्स, गोनाड्स क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। मेल में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, जो पैल्विक रीजन में होते हैं, और फीमेल में क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होती है। तो ओवरी से फीमेल में दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होती है, एक होता है ओएस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। मेल में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है मेल में, एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी दाढ़ी आना, मूंछ आना, ठीक है, आवाज में एक भारीपन आना,
छाती पे हेयर आना, अंडर आर्म्स में हेयर आना, ये किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और फीमेल में भी ओएस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, जो ओवरी से सिक्रीट हो रहा है, फीमेल की आवाज़ में भारीपन आ जाना, या फिर आप कह सकते हैं अंडर आर्म्स में हेयर्स डेवलप हो जाना, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तो ये सारे किसकी वजह से होते हैं? ओएस्ट्रोजन से होते हैं। प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है, फीमेल में जब प्रेगनेंसी की सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में ये वर्क करता है, कंट्रोल करता है सारे फंक्शन, ठीक है। यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है भाई? मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को की अगर अति हो जाती है ना बॉडी में, तो बॉडी उसको झेल नहीं पाती, या तो अति हो गई या तो कमी हो गई। तो अति भी ना हो और कमी भी ना हो, एक्सेसिव भी ना हो और लो भी ना हो, उसके लिए काम करता है फीडबैक मैकेनिज्म। कोई हार्मोन ज़्यादा हो गया, तो मैंने बोला जैसे ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट हो गया, तो फिर उस कंडीशन में बहुत लंबी बहुत जियांटिज्म वाली कंडीशन हो जाती है। कम हो गया तो ड्वार्फिज्म वाली कंडीशन हो गया। प्रॉब्लम दोनों में ही है। तो क्या होता है, मान लो शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस, आपके ब्लड में शुगर लेवल क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो आपका जो पैनक्रियाज है, जिसमें अल्फा और बीटा सेल्स मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या होता है? डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। तो ब्लड में जो शुगर का लेवल है, उसकी इंफॉर्मेशन को पैनक्रियाज क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है, उसकी सेल्स। तो वो फिर क्या बोलती हैं? उससे फिर पैनक्रियाज की सेल्स क्या करती है? इंसुलिन नाम के हार्मोन को क्या करती है आपकी बॉडी में? उसका सिंथेसिस करती है, ताकि इंसुलिन उस ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दे, डिक्रीज कर दे। जैसे ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज होता है, तो ये इंफॉर्मेशन फिर से पैनक्रियाज की सेल्स तक जाती है, और पैनक्रियाज की सेल्स उसको क्या करती हैं? ब्लड में शुगर के लेवल को फिर से क्या कर देती है? कम कर देती है, कम कर देती है। क्लियर है इतना? कम कर देती है। तो इसको बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब है आपका कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में भाई आप देखो, एनिमल की बात तो हो गई। अब प्लांट कैसे अपनी बॉडी में, उनमें किस तरीके से वो सेंस करते हैं अपने चेंजेस को। आप बोलते हो ना प्लांट्स को क्या दर्द नहीं होता, प्लांट्स में क्या मूवमेंट नहीं होता, प्लांट्स को क्या रोना नहीं आता, क्या हंसना नहीं आता है, ठीक है। तो भाई प्लांट्स में सेंस करने की जो कैपेसिटी होती है वो तो बिल्कुल ही होती है, उसको साइंटिफिकली हम अभी प्रूफ भी करेंगे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है। एक होता है उनमें मूवमेंट, एक होता है हार्मोन्स। आप बोलोगे आप प्लांट तो एक ही जगह में होता है, इसमें मूवमेंट कैसे? इसकी जड़ें क्या नीचे की तरफ नहीं जा रही है? इसका स्टेम क्या ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा है? इसकी बॉडी क्या सन की लाइट की तरफ मूव नहीं करती है? इसी को तो मूवमेंट कहते हैं। तो उस लाइट को वो सेंस कर रहा है, तभी तो लाइट की तरफ भाग रहा है। तो क्या उनमें सेंस नहीं है? बस उसमें ब्रेन नहीं है, लेकिन केमिकल इंपल्स तो उनकी बॉडी में भी जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर नहीं जा रहे होते तो आप इस डायग्राम को थोड़ा देखिए। ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसको कहते हैं टच मी नॉट, मुझे टच मत करना, ठीक है ना। मीमोसा प्यूबिका इसका साइंटिफिक नेम होता है, टच मी नॉट। इस प्लांट की कंडीशन ऐसी थी, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति ने इसको छुआ तो ये अपनी लीफ को क्या कर लेता है? क्लोज कर लेता है। क्या कर लेता है? क्लोज कर लेता है, ठीक है। तो इसने तो इस लीफ को छुआ, क्लोज यहां तक हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं सिग्नल तो यहीं तक गया होगा ना इसके। तो ये सेंस तो कर ही रहा है उसके हाथ को कि भाई किसी ने मुझे छुआ। तो टच इसके लिए क्या है? यहां पर स्टिमुलाई है। तो इसको इसने सेंस करके क्या किया? इसने इसको सेंस करके अपनी पत्तियां बंद कर दी, क्लोज कर दी। जैसे उसने अपना हाथ उठाया, फिर से वो अपनी खिल जाता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट हो रहा है। और यहां पर देखिए जरा आप, यहां पर प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड कर रहा है अपने आप को, मतलब ग्रोथ हो रही है इसकी, इस तरफ ग्रोथ हो रही है इसको, क्योंकि यहां से इसको फोटोसिंथेसिस होगा। क्योंकि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगा, तो सन की तरफ ही भागेगा, अपने को मूव करेगा, अपने को बेंड करेगा टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। तो देखिए ना, यहाँ पर प्लांट में भी तो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ठीक है ना। प्लांट में भी तो कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अब मूवमेंट भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट, एक होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट एक ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट एक ग्रोथ से रिलेटेड होता है। अब आपने छुई मुई पौधे को छुआ, टच मी नॉट प्लांट को छुआ, उसने अपनी लीफ को बंद कर दिया। यहां पर मूवमेंट तो हुआ, लेकिन क्या इससे उसकी ग्रोथ होगी? नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर अगर आप देखें, ये वाला, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है?
इसमें पहले प्लांट ऐसे था, बाद में ऐसे बैंड हो गया, जैसे उसको सनलाइट मिली, जिधर से उसको सनलाइट मिली उस साइड में वो क्या हो गया, बैंड कर दिया आपने को। तो इस मूवमेंट में प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है। तो जिस मूवमेंट में प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, जिसमें नहीं हो रही उसको नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें रिस्पॉन्स करता है वो स्टिमुलाई को, ठीक है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होती है। और ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ये ग्रोथ रिलेटेड होता है, इसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट दैट टेक प्लेस अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, जैसे यहां पर देखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अब पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जब स्टिमुलस के डायरेक्शन में प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और जब स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में वो ग्रोथ कर रहा है तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म। कैसे, देखिए मान लीजिए ये प्लांट का शूट है, ऊपर स्टेम है, तो स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, लाइट भी ऊपर से ही आ रही है, तो ये लाइट के टूवर्ड्स क्या कर रहा है, अपने को ग्रो कर रहा है। लेकिन इसकी जो रूट होती है वो नीचे की तरफ क्या करती है, नीचे की तरफ ग्रोथ करती है ना, टूवर्ड्स द लाइट नहीं, अगेंस्ट द लाइट। लाइट ऊपर से आ रही है ना, तो ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है अपनी, ठीक है, मूव कर रहा है, अपनी मूवमेंट नीचे की तरफ कर रहा है, इसको कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। तो प्लांट के स्टेम का, शूट का ऊपर की तरफ जाना पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, जड़ों का नीचे की तरफ आना नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ऐसे समझ लीजिए आप। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम लाइट। जब प्लांट लाइट के टूवर्ड्स अपने को मूव करता है तो उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं उसको, फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि लाइट उसको सन से मिलती है तो सन की तरफ ही मूव करेगा, उससे फिर उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो अगर वो फोटोट्रॉपिज्म लाइट की तरफ हो रहा है, मतलब जो वो लाइट की तरफ जाता है, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। उसके अगेंस्ट अगर प्लांट का पार्ट जा रहा है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में आता है, जैसे उसकी जड़ें। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जब ग्रेविटी के टुवर्ड्स प्लांट अपनी मूवमेंट करता है, ग्रेविटी के, है ना, ग्रेविटी ऊपर से नीचे किसी चीज का आना, ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक। तो ग्रेविटी क्या है, प्लांट की जो जड़ें हैं वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रही हैं, लेकिन उसका स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। जड़ों का नीचे आना पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। ग्रेविटोट्रॉपिज्म भी इसको कहा जाता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म प्लांट्स के पार्ट का वाटर की तरफ मूव करना, हाइड्रोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म प्लांट के पार्ट्स का किसी केमिकल की तरफ मूव करना, कीमोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म प्लांट के पार्ट का किसी टच की तरफ क्या करना, मूव करना, जैसे छुई मुई प्लांट मैंने बताया, टच को उसने सेंस कर दिया तो थिग्मोट्रॉपिज्म है, थिग्मोट्रॉपिज्म है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट की कंडीशन पहले ऐसे थी, जैसे इसको सनलाइट मिली तो इसने अपने को क्या कर दिया, बैंड कर दिया। तो ये बिफोर है और ये आफ्टर है, तो ये है आपका फोटोट्रॉपिज्म। क्या है ये आपका फोटोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट यानी हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। देखो यहां पर तो पूरा जो मिट्टी है वो गीली है, मॉइस्ट है, पूरी सोइल नम है, तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो सीधी ऐसी जाएगी, क्योंकि पानी चारों तरफ है। तो वो इस कंडीशन में जब पानी चारों तरफ हो, सॉइल में नम हो, तो प्लांट की जड़ें इस तरीके से स्ट्रेट अपने को ग्रो करेगी नीचे की तरफ। लेकिन ये सूखी मिट्टी है, ड्राई सोइल है, इस तरफ पानी है ही नहीं, इस साइड में पानी है, तो प्लांट इधर थोड़ी आएगा, जिधर पानी होगा उधर ही मूव करेगा ना, तो उसकी जड़ें इस साइड में मूव कर रही हैं, तो इसको कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी की तरफ मूव करना, ठीक है। अब यहां पर जियोट्रॉपिज्म देखिए, जियोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाना। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में देखो जड़ें देखिए नीचे की तरफ जा रही हैं, ये है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन इसका जो शूट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यह है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब यहां पर देखो थिग्मोट्रॉपिज्म, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको दूसरे की सहारा लेना पड़ता है अपने को स्टैंड होने के लिए, खड़े होने के लिए इनको दूसरे प्लांट का सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से लिपट जाता है, लिपट गया ना ऐसे, तो इसको कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं इसको, थिग्मोट्रॉपिज्म। क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं है, थिग्मोट्रॉपिज्म टच।
पोलेन कीमोट्रोपिज्म, ठीक है ना, इसको हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे अच्छे से। पोलेन क्या होता है, पोलेन ट्यूब क्या होती है, जब प्लांट का रिप्रोडक्शन आप पढ़ोगे वहाँ पे। तो पोलेन यहाँ पर देखिए किस तरीके से पोलेन ट्यूब की तरफ मूव कर रहा है, केमिकल की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको कहते हैं कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ पोलेन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल। पोलेन ट्यूब का मूवमेंट ऑफ पोलेन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल, पोलेन ट्यूब्स का ओव्यूल की तरफ मूव करना, ये है आपकी पोलेन ट्यूब इस तरीके से, इसको कहते हैं हम कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब होता है केमिकल। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका प्लांट हार्मोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। एनसीईआरटी में छोटे से पैराग्राफ में इसको एलोबरेट किया गया है, लेकिन हम थोड़ा अच्छे से इसको देखेंगे 5 मिनट में, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं। प्लांट हार्मोन्स 2 तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेसिस होता है। नेचुरल प्लांट हार्मोन्स फाइटोक्रोम भी कहलाते हैं, और जो नेचुरल प्लांट हार्मोन्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, एक ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को करवा रहे हैं, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को नहीं करवा रहे हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पत्तियों का झड़ना, फलों का झड़ना, फलों का पकना, फिर उनका झड़ना, उनका सड़ना, ठीक है ना, इस तरीके के जो काम करवा रहे हैं। और यहाँ पर सिंथेसिस, प्लांट सिंथेसिस हार्मोन, ये लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, इनको आपको यहाँ पर डिटेल से नहीं पढ़ना है, और ना ही ये एनसीईआरटी में कहीं दिए गए हैं, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन सबसे पहला प्लांट हार्मोन है आपका। ये क्या करता है, जो प्लांट में फोटोट्रोपिज्म होता है, ग्रेविट्रोपिज्म होता है, उनको स्टिमुलेट करता है, और जो फलों का डेवलपमेंट होता है उसको ये क्या करता है, डेवलप करता है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। सेल के शूट का जो सेल एलोंगेशन है उसको भी ये क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है, उनको लंबा करने का काम करता है, शूट की लंबाई को बढ़ाना। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब हो गया सेल, काइनिन मतलब हो गया डिवीजन, जो सिंपल सेल डिवीजन में माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, आगे आप पढ़ोगे आगे की क्लासेस में, मतलब तो सेल डिवीजन में कौन हेल्प कर रहा है आपका, साइटोकाइनिन। जो प्लांट में सेल डिवीजन होता है थ्रू आउट द प्लांट, उसको स्टिमुलेट कौन करता है, साइटोकाइनिन। डिले एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, कभी कभी क्या होता है किसी प्लांट की जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, प्लांट को बूढ़ा होने से क्या करता है, ये थोड़ा मतलब उसको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है, बोलता है थोड़ा डिले करो यार काम को, इतनी जल्दी भी क्या है, आराम आराम से बढ़ो। इसलिए तो देखते हो आप प्लांट्स 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 100 साल के पुराने प्लांट्स आपने देखे होंगे, ठीक है। साइटोकाइनिन हेल्प करता है। जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स क्या करता है, ये स्टेम के एलोंगेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स बड स्प्राउटिंग, बड के स्प्राउटिंग में, फ्लावरिंग में, फ्रूट डेवलपमेंट में, और सीड का जो अंकुरण हो रहा है, सीड जर्मिनेशन हो रहा है, उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है जिबरेलिन्स। एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA कहते हैं शॉर्ट में बेटा, तो एब्सिसिक एसिड जो होता है, जैसे ये पूरे उल्टे काम ही कराएगा। जैसे मान लो कोई स्टोमेटा क्लोज है तो उसको ओपन करवा देगा, प्लांट की अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है तो उसको इनहिबिट करा देगा, रुका देगा। ड्रॉट वाली कंडीशन में सूखा पड़ गया भाई, पानी की कमी है, तो प्लांट को बोलेगा नहीं नहीं रुक जाए, यहीं पे ग्रोथ यहीं पे रोक दो इसकी, ठीक है, तो ग्रोथ को इनहिबिट कराने की कोशिश करेगा। मेंटेन डोरमेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स, बर्ड्स और सीड्स में डोरमेंसी को मेंटेन करना, उसकी ग्रोथ को रोकना। इथाइलिन, जिसको गैसियस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, कभी देखा होगा ना, जब फल कोई पक जाता है तो पकने के बाद क्या होता है, वो सड़ने लगता है, तो इथाइलिन की वजह से होता है। रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस को रिस्पॉन्स करना। स्टिमुलेट्स राइपनिंग इन सम फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, राइपनिंग होना कौन करा रहा है, इथाइलिन करा रहा है। एजिंग इन लीव्स, प्रमोट्स एजिंग इन लीव्स, जो लीव्स बूढ़ी हो जाती है, सूखी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, उनको झाड़ने में हेल्प करना। फ्रूट्स पक करके नीचे गिरता है तो उसको भी कौन प्रमोट करता है, आपका इथाइलिन। लीफ का ड्रॉप होना, नीचे गिरना, कौन प्रमोट करता है, आपका इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी इस चैप्टर में कंप्लीट। तो ये चैप्टर आज आपकी इस एक वीडियो में, एक शॉट में मैंने कंप्लीट किया है। कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपका ये डाउट है। तो आज की इस वीडियो को इतने पेशेंस से देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर देना, ताकि मुझे लगे कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है।
और समझ लिया है, प्रॉपर नोट्स बना ली है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करिए। अगर आपका वो डाउट मुझे लगे कि ज़्यादा मतलब सीरियस है तो उस डाउट पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, और मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।